अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी रियलिटी ऑफ 1971 वाज बांग्लादेश वार 1971 वार बांग्लादेश लेटेस्ट न्यूज़। आरजी रोनो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में अगर बांग्लादेश बना तो उसमें भारत और उस वक्त की मुक्ति वाहिनी से ज्यादा खुद पाकिस्तानी फौज का रोल था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपसे यह कहूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने से 10 साल पहले ही पाकिस्तानी जनरल और राष्ट्रपति अयूब खान ही चाहते थे कि ये बंगाली हमारी जान छोड़ दें, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? हो सकता है एक पल के लिए आप ये सोचे कि रौनक भाई ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज ही अपना देश तोड़ना चाहती थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और आज की इस वीडियो में पूरे सबूतों के साथ हम ये बात आपके सामने रखेंगे, और आज ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका जश्न मनाने लगे। जिस तरह से जिहादियों की भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा, उसे भी पूरी दुनिया ने देखा। ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जिनका बांग्लादेश बनाने में बड़ा रोल था, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान भारत के एजेंट थे। बाद में उनकी बेटी शेख हसीना जब बांग्लादेश की पीएम बनी, तो लोग उनसे भी इसलिए चिढ़ते थे कि वो भारत से दोस्ती क्यों रखती है। इसलिए जैसे ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया, उनके म्यूजियम तक में घुसकर तोड़फोड़ की गई, तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में बैठे सारे जिहादी जमीन पर गुलाटियां खाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति टूटने पर पाकिस्तानी पत्रकार शमा जुनेजो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। इसी मामले पर पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, देखो उसका क्या हश्र हुआ। आर्मी के पालतू शहबाज ने यह तक कहा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो मेरे को ना हंसी आती है दोस्तों, और रोना भी आता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ताली पीटनी है या फिर अपना सर पीटना है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यही झूठ पढ़ाया जा रहा है कि इसके पीछे भारत और बांग्लादेश में बैठे भारत के समर्थकों का हाथ था। यहां तक कि 1971 के बाद से पाकिस्तान का हर फौजी हुक्मरान इस बात का भी दम भरता है कि जब तक हम 71 की हार का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान ने 1958 में ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ानी है। उन्हें लगता था कि बिना पूर्वी पाकिस्तान से जान छुड़ाए पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तमाम बातें पाकिस्तानी फौजियों और उस वक्त के पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी अलग अलग किताबों में लिख रखी हैं। और इतना ही नहीं, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर करने वाले जिस जनरल नियाजी की तस्वीरें हम इतने सालों से देख रहे हैं, सच तो यह है कि उसे भी पाकिस्तान में किसी ने सरेंडर करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो भारतीय फौज से इतना डर गया था कि उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसका रेफरेंस भी मैं आपको जरूर दूंगा। आज की वीडियो में हम एक एक करके उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसका जिक्र भारत तो क्या, खुद पाकिस्तान तक में नहीं होता। मगर इससे पहले कि हम इस मामले पर अपनी बात रखें, आपके फायदे की एक बात कर लेते हैं। आप पॉकेट ब्रोकर के बारे में तो मेरे वीडियो से जान ही गए होंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे को पूछा था कि हम भी 100% बोनस कैसे क्लेम करें। मैं आपको बताता हूं। आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर जाना है, क्लिक करके अपना मेल या पासवर्ड सेट करके मेरा प्रोमो कोड रौनक 100 यूज करना है। तुरंत 100% बोनस आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि डिपॉजिट कैसे करें, तो बहुत ही आसान है। पॉकेट ब्रोकर पे आपको यूपीआई या बैंक ट्रांसफर दोनों मिलते हैं, जिसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो। अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्विक ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। बस अपनी ट्रेडिंग जर्नी पॉकेट ब्रोकर के साथ स्टार्ट कर लो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो इसमें एक्सपर्ट्स के सिग्नल्स कॉपी करके आप बस बिना किसी नॉलेज के भी पैसे कमा सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, एक एक्सपर्ट की ट्रेड को कॉपी किया और ये देखो उनके ट्रेड से ही हुई है ये प्रॉफिट, और इसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंतजार खत्म। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में या फिर पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा कूपन कोड यूज करो। 100% बोनस आपको पहले डिपॉजिट पे मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ो। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। इस काम में उस वक्त के जिस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अयूब खान का साथ दिया था, अयूब खान पहली फुर्सत में उसे ही राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिए थे। मगर असली कहानी शुरू हुई 1962 में। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान के 1956 के संविधान को खारिज करके वहां नया संविधान लाने की तैयारी कर ली। उस वक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले एक बंगाली मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम थे।
1962 के उन हालातों का जिक्र करते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में लिखा है कि मैंने अयूब खान को साफ कहा था कि अगर आप ये नया संविधान ले आए तो पाकिस्तान टूट भी सकता है, मगर अयूब खान नहीं माने और मजबूरी में मैंने कानून मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अयूब खान ने एक पंजाबी जज मुनीर साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया। मुनीर साहब ने अपनी किताब जिन्ना टू जिया में लिखा कि अयूब खान मुझसे कहते थे, क्या कहते थे इसे ध्यान से सुनिएगा। अयूब खान जज मुनीर से कहते थे कि यार ये बंगाली हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, तुम इनसे हमारी जान छोड़ाओ। मतलब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो वहां का आर्मी चीफ भी रहा था, वो खुद 1962 में ये मन बना चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हमें साथ नहीं रखना है। अयूब खान के कहने पर जज मुनीर ने इस बारे में उस वक्त के बंगाली मिनिस्टर रमीजुद्दीन से बात करी कि यार कुछ रास्ता निकालो ताकि तुम लोगों की मांगे भी पूरी हो जाए और तुम्हें अलग से कुछ मिल भी जाए। ये सुनकर रमीजुद्दीन भी भड़क गए। रमीजुद्दीन को समझ में आ गया कि उन लोगों से कहा जा रहा था वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें फिर से बता दें कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की टोटल 56% आबादी रहती थी। मतलब बंगाली मुसलमान मेजॉरिटी में थे। इसलिए रमीजुद्दीन और बाकी मुस्लिम मंत्री और नेता इस बात पर भड़क रहे थे कि हम क्यों अलग हो जाएं? मेजॉरिटी तो हम हैं, अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ। जो नहीं जानते कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट चलाया उसकी नींव भी ढाका में रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी फौज वेस्ट पाकिस्तान को और खुद को ही असली पाकिस्तान समझती थी। बांग्लादेश को बनाने के पीछे खुद पाकिस्तानी फौज और अयूब खान थे। अगर ये साबित करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं है तो एक सबूत और देखिए। हर्बर्ट फेल्डमैन की एक किताब है द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में अयूब खान के एक इंटरव्यू को दोबारा छापा गया। ये इंटरव्यू अयूब खान ने एक ब्रिटिश अखबार को अक्टूबर 1972 में दिया था, जिसमें अयूब खान ने खुद कहा था कि वो तो काफी वक्त से बंगालियों को एक अलग देश देने का प्लान कर रहे थे, मगर कुछ चीजें उनके रास्ते में आ गई। मुझे लगता है इतनी बातें और इतने सारे सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि अगर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना तो इसके पीछे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों और भारत से ज्यादा बड़ा रोल तो खुद पाकिस्तानी फौज और उस टाइम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान का था, जिन्हें लगता था कि हमें इन बंगालियों को अपने साथ रखना ही नहीं है। पाकिस्तान की पंजाबी फौज इन बंगालियों को खुद से इंफीरियर समझती थी। वो लोग बंगालियों के रंग का, उनकी भाषा का, उनके खाने पीने का मजाक उड़ाते थे। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले और इसे अपने चैनल पर डाला भी था, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। मगर हैरानी और मजे की बात यह है कि खुद बंगाली मुसलमानों को गाली देने के बाद, उनसे अपनी जान छुड़ाने के बाद आज भी पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबों में साफ लिखा है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में भारत का बड़ा रोल था। इन किताबों में यह भी लिखा है कि इंडियन लीडर्स को पाकिस्तान का बनना पसंद नहीं था और बंटवारे के बाद से भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी थी। किताब में यह भी लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे जो भारत के प्रति हमदर्दी रखते थे और धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान भी उनकी बातों में आ गए। मतलब अब इस पे क्या ही कहा जाए। मुझे लगता है ये कहानी तो अच्छी है, मगर इसे स्कूली किताब में नहीं, अखबार के किसी आखिरी पेज पर चुटकुले वाले कॉलम में होना चाहिए था। मतलब अपने गिरेबान में झांकने की बजाय अपनी हर गलती का ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ दो। पाकिस्तान सरकार का तो बस नहीं चलता भैया, वरना तो इनके घर अगर दूध भी फट जाए तो ये लोग कहेंगे कि इसमें मोदी का हाथ था, हमारा दूध उसी ने फाड़ा है, अमित शाह अभी आए और हमारा दूध सील कर दें, और दूध नहीं सिल सकते तो इसके बदले 100 ग्राम पनीर दे दें। मतलब हद है पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तानियों की मतलब ये लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये लोग अपने ही लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। मतलब तुम लोग ये कबूल ही नहीं करोगे कि तुम बंगाली मुसलमानों के कल्चर की कदर नहीं कर पाए। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने ढाका में जाकर जबरदस्ती उन पर उर्दू जुबान थोपने की कोशिश की। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी फौज के पंजाबियों को लगता था कि बंगाली भाषा तो हिंदू धर्म से जुड़ी है और इस जबान का एक इस्लामिक देश पाकिस्तान में क्या काम। बांग्लादेश की हिस्ट्री पर किताब लिखने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के कारण वो पाकिस्तान में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही वहां पर उत्तर भारत से गए उर्दू बोलने वाले मुसलमान हावी हो गए और देश की कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ये लोग साउथ एशिया में खुद को मुस्लिम आंदोलन का रखवाला समझते थे। हैरानी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के 50 सालों बाद आज भी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ की गई अपनी ज्यादतियों को नहीं माना है। 70 के चुनावों के बाद पाकिस्तानी फौज ने जब मुजीबुर रहमान को देश का पीएम नहीं बनाया तो पूर्वी बंगाल के लोग भड़क गए थे।
उस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आज के बांग्लादेश में जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म जैसी मिसाल पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने वहां इतनी औरतों के साथ रेप किए कि बाद में बांग्लादेश में ऐसे कितने बच्चे पैदा हुए जिन्हें वॉर बेबीज कहा जाता है। क्या इससे घिनौना काम कोई फौज अपने लोगों के साथ कर सकती है? बताइए। कश्मीर में एक वक्त पत्थरबाजों से निपटते वक्त अगर किसी एक को भी रबड़ की गोली लग जाती थी तो पाकिस्तानी सरकार उस एक घायल व्यक्ति की भी तस्वीरें दिखाकर यूएन में यह साबित करने की कोशिश करती थी कि देखो भारत अपने ही लोगों के साथ कैसे जुल्म कर रहा है। और खुद पाकिस्तान का कैरेक्टर यह है कि उसके फौजी अपनी ही देश के औरतों के साथ रेप करके उनको सबक सिखाते थे। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी फौज को जब दौड़ा दौड़ा कर मारा था, सिर्फ 10 दिन में उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया था। हमने पाकिस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक शर्त यह भी थी कि पाकिस्तानी सरकार बंगालियों के साथ किए गए जुल्म के लिए उनसे माफी मांगेगी। मगर ये ऐसी निर्लज कौम है जिसने आज तक ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आज तक बंगालियों से माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से बांग्लादेश में किए गए जुल्म की जांच करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने हमीदुर रहमान आयोग भी बनाया था, मगर सालों तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की गई। इस रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किया। वहीं बीबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से खुद बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख बंगालियों को मारा था, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1971 से इन लोगों ने कोई सबक ले लिया होता तब भी ठीक था। ये लोग आज भी आए दिन बलूचियों पर हमले कर रहे हैं। आए दिन पाक कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। सिंध में हर दिन हिंदू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार हो रहे हैं। हर कुछ महीने बाद IMF से भीख मांगकर ये देश चलाते हैं। 77 सालों बाद भी इनके देश में कभी ढंग से जमहूरियत आई ही नहीं है और इनका बेशरम प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने पर ताली बजा रहा है। जिन शेख मुजीबुर रहमान को आपने मजबूर किया कि वो अपने लोगों के लिए अलग देश मांगे, आज उन्हीं का बुत टूटने पर ये लोग ताली बजा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर पूरी दुनिया में इससे ज्यादा निर्लज कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन शहबाज शरीफ के पास खुद अपने पजामे का नाड़ा बदलने के लिए पैसे नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को हर मदद देने को तैयार हैं। भाई हेलो, तुम बांग्लादेशियों से 6 महीने कोई उधार मत मांगना, यही उनकी सबसे बड़ी मदद होगी, समझे? तुम खुद ग्रेवी में थर्माकोल डालकर उसे शाही पनीर बोलकर मेहमानों को खिला देते हो। तुम करोगे दूसरों की मदद? खुद तुम्हारा देश कब तक है कब तक नहीं है इसका ठिकाना नहीं, और तुम बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर ताली बजा रहे हो। वाह। एक बार मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान डॉगी की वो दुम है जिसे आप 10 साल तक भी पाइप में डालकर रखो ना तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, मगर इनकी दुम सीधी नहीं होनी है। तुम आज भी मंसूबे पाले हुए हो कि एक वक्त तुम्हारी फौजी ताकत बढ़ी तो तुम कश्मीर भारत से छीन लोगे, दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी झंडा फहरा दोगे। अरे बकरी चोरों, भारत से हुए 4-4 युद्धों में तो तुम जुतियाए गए हो। ऊपर से मैंने हामिद मीर साहब की जिस वीडियो का जिक्र किया था, उसी वीडियो में हामिद मीर साहब ने यह भी बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, तब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा ही नहीं गया था। हकीकत यह है कि भारतीय फौज से गिरने के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इतना घबरा गए थे कि वो बच्चों की तरह रोने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें मार न दे। उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर मिला था कि सीज फायर कर लो, मगर उन्होंने घबरा कर सरेंडर कर दिया। बकरी चोरों, ये औकात है तुम्हारी फौज की, जिनके दम पर तुम भारत से कश्मीर लेना चाहते हो। जिसका फौजी जनरल वॉर के मैदान में पैंट गीली कर दे, उसके बाकी फौजियों की क्या हैसियत होगी बताओ? तुमसे अच्छे तो हमास के लड़ाके हैं जो 10 महीने से इजराइल जैसी ताकतवर फौज से जैसे तैसे लड़ तो रहे हैं, और तुम्हारे 90,000 फौजी इतने फट्टू थे कि बिना लड़े ही 10 दिन में सरेंडर कर दिया। दुनिया की तारीख में किसी फौज ने ऐसी नपुंसकता नहीं दिखाई होगी। ऐसे लोगों को फौज में भेजने से अच्छा है कि इनसे ईद के मौके पर औरतों को मेहंदी लगवा दो। वैसे भी अपना पिछवाड़ा लाल करवाने से अच्छा है किसी बहन बेटी के हाथ लाल किए जाए। बाकी तुम्हारी बेइज्जती में अगर कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताना, क्योंकि मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कर दिया है। कुछ कमी रह गई होगी तो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अपने पड़ोसी के लिए अगर आप कुछ 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेकिन ये वीडियो भी हर एक दोस्त से अपने जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक100 और पाओ एक्स्ट्रा 100% बोनस। जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। कसर रह गई है तो पूरी कर। नहीं, बातें जो थी वो उनकी बिल्कुल ठीक थी, मैं एग्री करता हूँ 100%। मैं कहीं पे वो जिस जोक पे हंस रहा होता वो जोक बीच में आए, उन्होंने इस तरह किए, लेकिन यह है कि उनका हक भी बनता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कुछ बंगालियों के साथ उस वक्त हुआ वो सिनेरियो आज चल रहा है। उस वक्त फौज कर रही थी,
आज जो है वो और वे में वो अपना एहतजाज कर रहे थे और उसके ऊपर वो सारा सिनेरियो जो उनके साथ हुआ, वही लेकिन ना ये समझ सकते हैं हम। हाँ, तो वो सिचुएशन जो है सेम ही है। लेकिन जो फौज ने किया या जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने, और सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तानी इसके ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं और किताब भी बता रहे हैं कि इस किताब में लिखा हुआ और इस सफ़े पे लिखा हुआ है, और उन्होंने मेंशन भी कर दिया। और बहुत दफ़ा ये बात सामने आई है, शर्मिंदगी तो होती है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यार फिर अगर आप बुज़दिल हो, ठीक है, और आप एक मुल्क की हिफाजत कर रहे हो और उसके ऊपर आप ऐसी बुज़दिलाना हरकत करें कि मतलब सिलेंडर कर दें, आप अपने हथियार फेंक दें, मतलब वो चीज़ जो है वो नाकाबिले कबूल है। मेरे ख्याल में मौत को अपनाना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर अब ऑप्शन है। वैसे तो कहते हैं ना कि हम मुसलमान जज्बा वाली कौम है, हाँ, हम शहादत को जो है वो अपना लेंगे, हम शहादत अपने लिए ले लेंगे, हाँ, तो क्यों नहीं ली उन्होंने हाँ, 93,000। टाइम था ना। त्यागेंगे। और उससे चंद चंद सेकंड पहले की बात है, बल्कि चंद सेकंड तो नहीं हो सकते, मिनट हो सकते हैं। चंद मिनट की पहले की बात है कि ऑन मीडिया ऑन कैमरा नियाजी साहब से ये पूछा जा रहा था कि आप सरेंडर करेंगे, तो वो कह रहे थे कि नो वी आर मुस्लिम, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम या जान देते हैं या लेते हैं। तो ये बयानात उनके चलाए गए बाद में कि ये देखें जी कि आपने खुद, मीडिया भी बाद में पूछ रहा था कि आपने तो कहा था कि वी आर मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जज्बे वाली कौम है, हम या शहीद होना पसंद करती हैं और या विन करना पसंद करती हैं, सरेंडर हम नहीं करते। तो ये क्या है? तो बस फिर वहां पे कोई रिप्लाई नहीं। असल में जहाँ तक बात आती है ना पाकिस्तान की, तो हमें उस पे हंसी इसलिए आती है क्योंकि कुछ कर नहीं रहे। हम्म, मतलब जो कुछ होना चाहिए ना पाकिस्तान में, ध्यान अपनी तरफ देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घर जो है वहां से स्टार्ट करना चाहिए कि आपका घर, आपकी इस्तात इतनी हो, आप देने लायक इतने हो, मतलब उस पोजीशन पे हो कि आप लोगों की हेल्प आउट कर बांग्लादेश सकें। को कह रहे हैं ना वैसे कहते हैं कि बांग्लादेश बांग्लादेश बेफिक्र रहे, वही ना, हमारे बलोची, कश्मीरी, वो किधर सिंधी, गया? पंजाबी सारे ही रो रहे हैं यार। बांग्लादेश बिल्कुल बेफिक्र है। जिस तरह से फिलिस्तीन को नहीं बोला था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ हैं, हर मैदान में खड़े हैं, तो सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी खड़े हैं। सिर्फ मतलब बातों की हद तक है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जिस के घर पे अपने खाने के लिए नहीं है, वो कैसे कह सकता है कि मैं मोहल्ले पूरे की मदद करूंगा और मोहल्ले की हर मुश्किल में उनके साथ हूँ। वो पहले अपने घर के हालात जो है वो बेहतर करेगा, तो तभी जाके वो मोहल्ले वालों की मदद करेगा। अदरवाइज ऐसे ही जोक बनते हैं जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तो वैसे भी जोकर ही मेरे ख्याल में जोकर ज्यादातर है, हैं। वो और फक्की देनी हो ना तो वो भी यार उसको उनको दे आजकल के दौर में। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं, मैं उठ के कह दूं इन दोनों को पता है भाई इसकी इस्तात कितनी, ये कितना दे सकता है या क्या सिचुएशन है इसकी, ठीक है। वो बयान नहीं देता शहबाज शरीफ, हम झुक तो सकते हैं लेकिन इससे आगे सर नहीं कटा सकते। रात को ना फेसबुक के ऊपर ना एक छोटा सा क्लिप बड़ा जबरदस्त किस्म का एडिटर है, वो उसने एडिट किया कि वो अरबी है, शेख है, सऊदी में उनको मिल रहा है, तो उनके साथ ना सरगोशियां कर नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। सरगोशियां कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे सिर्फ ना 1 अरब रुपए उधार दे दो, मैं 1 माह बाद वापस कर रहा हूँ। कहता तुम सालो झूठ बोलते हो, तुम वापस नहीं करते, अब की बार तुम्हारा एतबार नहीं करना। मतलब कि मीम बनने शुरू हो गए, जोक बनने शुरू हो गए यार। इतनी भी क्या चीज होती है। हम वैसे अगर वही इक़्तिदार वो पे वाला होते जो क्लिप है ना, वो वाला क्लिप, वो वाला सुन, शायद उसमें लोगों ने सुना हो, लेकिन वैसे मजा आता है वो सुन के। वही जो अब बोला है, सर तो झुका सकते हैं हाँ। लेकिन इससे आगे कटवा नहीं सकते। कटवा नहीं सकते। तो फिर कहते हैं इस तरह का वो आगे से मतलब शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने बोला क्या, वो खुद ही नहीं समझ आती कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो क्लिप वो हालांकि उसने ये कहना था कि हम झुक नहीं सकते, सर कटवा देंगे। कहता है हम झुक तो सकते हैं लेकिन इससे आगे सर नहीं कटवा सकते। तकरीर करते हुए अगर कोई शेर बोलना हो तो उस बेचारे को 1 साल लग जाता है शेर याद करते हुए। अगले दिन इंग्लिश में नहीं बोल रहा था, इवन द कास्ट ऑफ यही तो यही है, बड़ा मशहूर हो गया। अगर वो उस जो आपका रैपर है वो उसके हथे चढ़ गए ना यही, तो उन्होंने उसके ऊपर गाना बना देना है। वो क्या नाम है पता नहीं, वो सॉन्ग क्रिएट करते हैं। खैर एनीवेज, ये तो बीच में फनी चीजें थी, नो डाउट। जो रियलिटी थी और जो हुआ, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ। और पाकिस्तानी ट्वीट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ट्वीट यार? आपका मुल्क कौन सा सुधरा हुआ है? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ का रिहायशी हूँ सीरियसली, और मैं मुल्क से कहीं ना कहीं मोहब्बत करता हूँ, मान लिए, ठीक है, आईडी कार्ड भी चेक करवा सकता हूँ। लेकिन ये है कि यार देखो हम क्यों नहीं शोर कर रहे? हमें पता है हालात किस किस्म के हैं और आप लोगों ने क्या किया मुल्क के साथ। आप अगर उस पोजीशन पे लेके आए होते मुल्क को, ठीक है, अभी उन इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया उस पोजीशन पे 19-20 पे भी होते ना, इंडिया जो है 20 पे होता, आप 19 पे होते,
तो फिर भी मैं कहता आप हेल्प आउट कर रहे हैं, आपने अपने मुल्क को संभाला है और लोग यहाँ पे इस काबिल हैं कि दूसरी कंट्री को वो सजेशन दे सकते हैं। आप तो मशवरा देने के लायक नहीं है यार, आप हेल्प आउट कर रहे हैं। वो हेल्प जो आपको तुर्की ने भेजी थी वो तो आपने नीचे बिछा ली और पता नहीं गरीबों तक वो पहुंची नहीं है, वही आपने रिवर्स भेज दिया है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं हुकूमत में रहकर। ठीक है, बच्चा बच्चा आपकी जो चालाकी को जानता है कि आप क्या 2 नंबरी कर रहे हो। और ठीक है, एक भी काम आपने ऐसा नहीं किया कि जिसपे आजकल की जनरेशन जो है उस पे इम्पैक्ट पड़े और प्राउडली बोल सके कि यार अभी जो हुकूमत है वो अच्छा कर रही है और मुल्क जो है तरक्की कर रहा है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है रोशन होगा। खाली लिखने से रोशन नहीं होता। कह रहे थे ना शहबाज शरीफ गद्दारों को कौम नहीं भूलती, तो आपको भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ये ऐसे लिखा तो जाएगा लेकिन आप प्रूव कौन करेगा? मतलब अगर जितना पैसा वो ले गए हैं, जितना पैसा उन्होंने पनामा केस और पता नहीं दुबई में इनके विलास और प्रॉपर्टीज इंग्लैंड में, तो वो जो पैसा है अवाम का, हमारे टैक्सों का पैसा है, वो वापस कब आएगा? वो रिटर्न आए पाकिस्तान में तब ये हो मसला सकता है कि कभी ना कभी जो है वो इनको देने ही पड़ जाए, क्योंकि कौम कभी भूलती नहीं गद्दारों को। ज्यादा क्या करेगी? मार ये देगी। शहबाज शरीफ का नहीं, गद्दारों को मारना नहीं है, इनका सहारा इनको गरीब करना है, इनको छीन के इनके लेके आना, फिर मारना घसीटना ज्यादा है, मारना कम है। और वही बात है ना, ये उसने खुद ही बोला है ना, गद्दारों को कौम नहीं भूलती, तो ये समझ जाए। फिर मैं इनको कह रहा हूँ कि समझ जाए, अभी भी वक्त है, गद्दारों को कौम वाकई नहीं भूलती। 100 साल बाद भी आप लोगों के औलाद को भी पकड़ा जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के पीछे होने का जो रीजन है वो तो वैसे तो पहले ही हिंदुस्तानी लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो क्या है। और इस वीडियो में और मजीद डिटेल से बताया गया कि पाकिस्तान बनते साथ ही जो नफरत का बीज बोया गया, उसी नफरत के बीज को लेकर आज पाकिस्तान की ये हालत है कि आए रोज पीछे से पीछे चलता आ रहा है। मतलब जब पाकिस्तान बना और जहां से पाकिस्तान बनाने की लीग जो है, जो स्ट्रॉन्ग लीग है वो चली, जो ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई वो बांग्लादेश के एरिया जो था वहां से उठी थी आवाज। और उन्हीं ही बंगालियों को बाद में पाकिस्तान बनते साथ ही उन्हीं बंगालियों को एक अलग मखलूक समझा जाने लगा कि ये तो काले हैं, छोटे छोटे इनके कद हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मतलब कि हर तरह से उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही और जबरदस्ती उनके ऊपर ये बात थोपने की भी कोशिश की जा रही है कि आप उर्दू बोला करें। ये क्या बात हुई यार? वो एक मुल्क आपने बनाया है, आजाद मुल्क जी, मुसलमानों के लिए रियासत बनाई गई है, तो उसमें तो कहीं पर भी नहीं था कि हर मुसलमान के ऊपर आप कुछ कानून भी लागू कर देंगे। वो कैसे फिर आजाद हो गया कि आप अपनी तरफ से जो पाबंदियां नहीं लेकर आए हैं कि आपने ये जुबान तक को आपने पाबंदी लगाने की कोशिश की है। और ठीक है, बनते वैसे साथ ही एक साइड से देखा जाए तो मैं इस चीज़ को ठीक समझता हूँ कि चले, जिस तरह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसी तरह एक कौमी ज़ुबान है कि मतलब कि नेशनल लैंग्वेज है आपकी उर्दू। ठीक है, उर्दू में आप पढ़ें लिखें जो मर्जी करें, लेकिन किसी पे थोपनी नहीं चाहिए। हाँ, ये अपनी नहीं कि मर्जी आप से ये वो सीखता है तो बेशक forcefully सीखे, किया गया ना, फोर्सफुली नहीं करना forcefully चाहिए। किया। लेकिन एक ज़ुबान होना तो इस तरह ये होता है कि मुल्क जितने भी जहाँ पे भी बंदा होना, अगर उसको वो ज़ुबान आती है तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते मतलब हैं। ऑल अराउंड और इंडिया हम में अब हिंदी सरप्राइज बोली जाती है। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन हम वहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता। यहाँ अब पे उर्दू पे राजस्थान में फोर्स बोला किया जाता जाए है। कि राजस्थानी बोली जाती है तो उनको बोला नहीं, शुद्ध हिंदी बोले, राजस्थानी नहीं बोली। हाँ नहीं बोले तो ये गलत बात है। वैसे उनको भी पता है कि हिंदी जुबान जो है उनकी कौमी जुबान है या देश की जुबान है और वो उनको बोलनी चाहिए। ये तो पता तो सबको होता है, ये बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब ये बोलना भी बड़ा जरूरी है, यही बोले। उसके बाद जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रहा था वो ये था कि सरप्राइजली बात ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पाकिस्तान यार परेशान कौन है, पाकिस्तान की लीडरशिप में कहीं पर भी अफसोसनाक इस चीज को नहीं कहा जाता कि जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो आज पता चला कि अफसोसनाक वाकया क्यों नहीं कहा जाता, कैसे उस चीज को अफसोसनाक कहा जा सकता है या उस चीज के ऊपर सैड हुआ जा सकता है जिसमें खुद ही चाहते थे कि अच्छा ही है यार ये बंगाली हमसे अलग हो जाए। हालांकि वो डे मनाना चाहिए ना, ब्लैक डे के तौर पे, हाँ जब वो लगा मनाए तो हुआ फिर है। सच्चाई लेकिन बतानी आज पड़ेगी तक भाई। कोई मेरे नहीं ख्याल है कि उस वक्त का कोई डे मनाया जाता है कुछ जब भी नहीं, बांग्लादेश कोई लगा हुआ था। अफसोस नहीं है कुछ अगर भी। देखें, अगर मनाया जाएगा तो मीडिया पे प्रोग्राम तो चल रहे हैं, तो प्रोग्राम में डिस्कस क्या होगा फिर? ये सोचे जरा, तो फिर वहां पे लेकिन सच्चाई ओपन कि होगी। कितनी सारी अगर मुसलमान देख- औरतों का रेप हुआ ये बताना तो पड़ेगा। किस तरह मतलब बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। वही ना, कितने वही लोगों फिर ने वो सरेंडर किया जज्बे वाली कौम ने। वही ना, फिर फौज पे बात आएगी ना, तो वो तो हाँ। नहीं ना आने देते। तो लेकिन उस वक्त के जो है अयूब खान, उन्होंने तो सोचा था कि ये लैदा हो जाए, ये शिकायतें करते हैं तो ये शिकायतें उनकी पूरी करें ना, आबादी उनकी ज्यादा, लेकिन अब तो आबादी उनकी कम है। अब वैसे कम क्यों है?
ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस वक्त ज्यादा थी पाकिस्तान से। तो बहरहाल उनको ज़ाहिर है जवाब देना पड़ेगा सारा, तो वो नहीं मनाएंगे ये दिन, और सरेंडर भी कर दिया। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा कि ठीक है, पाकिस्तान अगर अलग चाहता था, पाकिस्तान सारा कुछ करना चाहता था, बंगालियों से तंग थे, बंगालियों के साथ सारा कुछ हुआ, मैं मानता हूँ, और गलत किया। अगर ये ऐसा सारा कुछ हुआ है तो गलत ही है, बांग्लादेशियों के साथ गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि वो जुल्म जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी अगर कोई आप बोलेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, तो ये भी तो जुल्म ही है। अभी तो मीडिया का दौर है तो इसलिए थोड़ा कम है, उस वक्त तो मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का, तो उस वक्त क्या पता लगता था कौन क्या कर रहा है, कौन किधर है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो उस वक्त जुल्म मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा अब की निस्बत। तो बहरहाल ये है कि इसमें इंडिया का भी थोड़ा बहुत हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि इंडिया का पूरी तरह कोई रोल नहीं है बीच में अलहदा करने में, तो ये बात भी गलत है। इंडिया का रोल है अलहदा करने में, और इंडिया ने जो है वो मदद की है बांग्लादेश की अलहदा होने में, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बंगाली जो है वो इसलिए तो इंडियन कहते नहीं रहते कि हमने तुम लोगों को जो है वहाँ से जो है जान छड़वाई, उनके जुल्म से जान छड़वाई, हमने तुम्हें अलहदा मुल्क लेके दिया और तुम नाशुक्रे हो गए, और तुम जो है वो हमारे पीठ पीछे छुरा घूम रहे हो। कहा है ना, फौज ने हेल्प आउट की। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कि मदद तो की है ना, ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया ने टोटे नहीं किए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच है, लेकिन सारा सच जो है वो इस तरह है कि पाकिस्तान अपने करतूत नहीं बताता। हाँ, जो जो ज्यादतियां की गई हैं, शुरुआत इन्होंने अपनी तरफ से की है। हाँ। बांग्लादेश ने फिर जब हेल्प के लिए इंडिया से डिमांड की है तो फिर वहां से उनके बिल्कुल, मतलब कि थोड़ा बहुत सच है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते। जो हमारी किताबें लिखी हुई हैं उसमें ये है, वो कुछ सच नहीं बताते जो पढ़ते हैं हम, कि वहाँ पे बताएं कि हमारे जो हैं अयूब खान भी यही चाहते थे, और उसके बाद जो है न्याजी भी यही चाहता था, न्याजी ने ये सारा कुछ किया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सरेंडर क्यों किया गया, ये इसके बारे में कोई बात नहीं है। और जो है वो सिर्फ इतना ही है कि जी भारत ने जो है वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे बदला लेने के लिए अपना। तो ये तो वो ठीक है, उन्होंने बदला लेने के लिए उनकी हेल्प की, मान लिया, क्योंकि दुश्मन मुल्क ज़ाहिर दुश्मनी जो दोनों थे, उससे पहले 1965 में भी जंग हुई है, तो वो तो बदला लेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने बंगालियों का साथ दिया है, अलहदा करने की कोशिश पूरी की है और वो कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अपने करतूत नहीं बताते कि हमने वहाँ पे जुल्म किया, हमने औरतों के साथ ज्यादती की, वहाँ पे हिंदू का ज्यादा कत्लेआम हुआ था, तो वो कोई भी नहीं बताता कि वहाँ पे जुल्म हुआ था, क्योंकि वो बताएंगे तो फिर नफरत हो जाएगी अपने मुल्क से। बच्चों को कैसे बताएंगे नस्लियत का शिकार हैं हम लोग। तो ये चीज़ जो है वो फिर नहीं बताएंगे, और ये आधा थोड़ा मतलब 5-10% सच है, बाकी 90% झूठ ही होता है। वही बच्चे जब बड़े होके कहीं पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में और आगे पीछे, तो उन्हें कहा जाता है बागी हो गए ये, क्यों? उन्हें फिर सच पता चल जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर वो लोगों की बातें सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो फिर उन्हें कहते हैं बागी हो गया जी, आपने तो पढ़ा था कुछ। फिर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारी तरह कि यार आपने गलत क्यों पढ़ाया हमें। अगर सही पढ़ाया होता तो आज दूसरा जो है उंगली नहीं उठाता, हमें भी सच पता होता, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते। लेकिन आज वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हजम ही नहीं होती, ठीक है ना। वो सिलेंडर करने वाली बात बहुत लेट पता चली हमें। सरेंडर करने के बजाय जो है मर जाते ना तो बेहतर था। वो अब ये सारा कोई सुनना ना पड़ता। जब भी सामने आती है यकीन माने हमारे पास बिल्कुल वो कहते हैं ना लाजवाब। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जज्बा जज्बा है, हम शहादत जो है अपनाएंगे, तो उनको फिर वो 93,000 वाली वीडियो सामने ले आते हैं कि ये देख ले भाई, शहादत तो इन्होंने भी नहीं ली, तो इन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए ये सारा कुछ किया। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिस्टम के ख़िलाफ़ हम भी हैं, लेकिन मुल्क तोड़ने के हक़ में नहीं है। जो लोग मुल्क तोड़ने के हक़ में थे उनका हशर हुआ है। कायदे आज़म का हशर आप लोगों के सामने, उन्होंने मुल्क तोड़ा इंडिया, उसका मजबूर मान। सिस्टम के ख़िलाफ़ यार सारा को होना चाहिए। सिस्टम अगर आपको नहीं ठीक लगता तो सिस्टम को बदलें, सिस्टम को बदलने की कोशिश करें, मुल्क तोड़ने की कोशिश ना करें। अब इंडिया में जो है वो काफ़ी सारी जो तरीके हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो अलहदा मुल्क, जिस तरह खालिस्तान हो गया या कोई और हो गया, तो इस तरह वो जो है वो मुल्क तोड़ने के मैं उनके हक़ में नहीं हूँ कि मुल्क तोड़ें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर उनको चीज़ नहीं पसंद, सिस्टम नहीं पसंद, वो अपना सिस्टम चेंज करें, लेकिन मुल्क अलहदा नहीं करना, मुल्क नहीं तोड़ना। मुल्क तोड़ के जो है वो फिर क्या फ़ायदा मुल्क के टोटे करने का। अब पाकिस्तान ने टोटे कर दिए थे, पाकिस्तान बना था, क्या बन गया पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं यार। या बांग्लादेश ने अलहदा होकर क्या कर लिया? ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा बेहतर है, लेकिन उस तरह भी नहीं है तो वो एक ही पाकिस्तानी सोच सारी, तो क्या मिला? और वही हुआ जो जिन्होंने अलहदा किया उनके साथ हशर पूरा हुआ। गांधी जी के साथ भी
कायद आज़म के साथ भी, उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब के साथ भी, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो इसलिए मुल्क ना तोड़ें, सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ें, लड़ के जो है वो दिखाएं और सिस्टम को चेंज करें। अब पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं, वो भी सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मुल्क तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं तो मैं हक में हैं, तो फिर मैं उनके साथ नहीं हूँ। जिस तरह के खालिस्तान कहता है कि हमें पंजाब चाहिए, उनके हक में नहीं हूँ मैं। खालिस्तानी कहते हैं बिल्कुल, सिस्टम के खिलाफ हूँ। हर कोई होता है, किसी को नहीं पसंद आता, किसी के स्टेट में काम नहीं होता, ठीक है अपने हक के लिए निकले बाहर, लेकिन मुल्क तोड़ने की बात ना किया करें। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।